तो इस तरह से आपने रिपोर्ट देखी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के मुकाबले में कौन सी दोनों ही पार्टियां अपने घोषणा पत्र को ज्यादा तवज्जो देकर दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र को दरअसल ढकोसला पत्र, झूठ पत्र बता रही हैं। सीधा आपको स्टूडियो ले चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर आजाद खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका। स्टूडियो में इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे घोषणा पत्र 2019 में किसी की नैया पार लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चौधरी, आपने तेलंगाना का पूरा जायजा लिया। तेलंगाना को खासतौर से अगर आप याद करेंगे तो टीडीपी जो है पिछली बार एनडीए में थी, लेकिन इस बार वो एनडीए से बाहर है, नाराज है कुछ वजहों से, और इसी पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं देश का जो मूड है उसकी बात करते हैं, और देश का मूड है पूरी तरह पॉलिटिकल है। बहुत सी खबरें हालांकि और भी आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह लोग पॉलिटिकल हो चुके हैं। उनको एक ही बात सूझ रही है कि अपने यहां जिस दिन मतदान होगा तो अपने नेता को कैसे चुनेंगे, वो बार बार जायजा कर रहे हैं, तोल रहे हैं। और आज घोषणा पत्र जारी करने का दौर रहा। बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उसमें 370 धारा जो है उसको हटाने की बात कही, हालांकि 2014 में भी वो बात कही गई थी और 35A को लेकर भी बात की गई है। इस बार राम मंदिर का मुद्दा जरूर है, हालांकि 2014 में राम मंदिर के मुद्दे पर ही सरकार ने कहा था कि यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन इस बार राम मंदिर का मुद्दा मौजूद है, लेकिन 14वें नंबर पे चला गया है और उसमें कहा गया है कि संभावनाएं तलाश की जाएंगी। और आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कई लुभावने वादे किए, लेकिन आरक्षण उसमें मेन एक तरह से मुद्दा है। वो आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि गरीबों को और दलितों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात की जाए, और भी कई वादे और दावे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, पॉलिटिकल लोगों का है, जर्नलिस्ट है हमारे साथ। खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका दिल्ली स्टूडियो में। विवेक सालिया साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और हमारे साथ अभिषेक यादव जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और बिहार से जुड़े हैं सीधे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक यादव जी। और गणेश द्विवेदी जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका भी। और लेकिन सबसे पहले अगर चलें तो हमें लगता है चंद्रमोहन शर्मा के पास चलते हैं। आज घोषणा पत्र आया बीजेपी का, कई बड़े अच्छे वादे हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रवाद की बात की गई है, राष्ट्रवाद मेरे ख्याल में सबसे पहला होना चाहिए, लेकिन उसमें कई और बातें भी हैं। धारा 370 की भी बात की गई है, खत्म होना चाहिए। 35A की भी बात की गई है और कहा गया है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है। क्यों आपको ये ढकोसला पत्र या झांसा पत्र नजर आता है? देखिए खालिद भाई, ये ढकोसला और झांसा पत्र तो है ही है, उसके साथ संकल्प पत्र भी है। और संकल्प पत्र भी ऐसा है जो विकल्प पत्र में बदल गया, जो अपने आप में आज साबित कर गया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अंदर कि हमारा जो विकल्प है वो कांग्रेस ही है। क्योंकि हमने तो 2014 के अंदर जो संकल्प पत्र का पहला पार्ट निकाला था, उसके अंदर इतने जुमलों को जोड़ दिया गया था कि आज 5 साल गुजरने के बाद हमारे पास जुमलों की भी कमी हो गई। इसीलिए उन्हीं जुमलों में से कुछ जुमले जोड़ के 5 सेकंड बना दिया। और इस संकल्प पत्र में अगर कुछ चेंज हुआ तो 2 चीज चेंज हुई। वो ये चेंज हुई, एक तो अटल जी नहीं मिले, एक मुरली मनोहर जोशी नहीं मिले। बाकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर आप जीरो टॉलरेंस वाले वादे को और उस घोषणा पत्र को भी नजर जो है नजर में नहीं चढ़ाएंगे अपने, तो कैसे काम चलेगा? खेमचंद जी मैं चलता हूं, आता हूं आपके बाद दूसरा राउंड। खेमचंद शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपने इसको विकल्प पत्र के तौर पर कर दिया और वही वादे वही दावे दोबारा कर दिए जो 2014 में भी किए थे। तो क्या लगता है आपके पास इसको डिफेंड करने के लिए क्या है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं उसको कैसे आप बचाव करते हैं? अपने कांग्रेस के मित्र शर्मा जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरा घोषणा पत्र, ये हमारे जो संकल्प पत्र उसको पढ़ें। लास्ट पेज पे माननीय अटल जी का भी फोटो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी फोटो भी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी फोटो है। झूठ ना बोलें और अपने नेताओं की तरह एडवांस में ही एक प्रीसेट माइंड लेके ना बैठें कि भाई इसमें जो भी चीज आ रही है वो गलत है और जो कांग्रेस कर रही है वही सही है। देखिए आपकी पार्टी ने 2-3 घंटे पहले ही, हमारा संकल्प पत्र जारी भी नहीं हुआ था, डिस्क्लोज भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये सब ढकोसला, ये सब झूठ का पुलंदा। मैं आपको बता दूं, हमने सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया सर, शालीनता बना के रखें, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको बता दूं, हमने 5 साल में डिलीवर किया। आपके लगभग 61 साल की गवर्नमेंट देश में रही, कोई भी 5 साल आप ऐसे निकाल ले और हमारे 5 साल से कंपेयर कर ले, कोई भी 5 साल आपकी टक्कर नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। एक सेकंड लूंगा सिर्फ। जी
61 साल इन्होंने काम नहीं किया, इनको जनता ने हटा दिया, आप पे भरोसा किया, आपको पूर्ण बहुमत दिया। अब आपको लगता है कि आप 5 साल का ग्रेस लेंगे या जनता की नाराजगी के लिए तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमने काम किया है। आप देखेंगे इस समय मोदी जी की लहरें लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए, क्योंकि उन्होंने 5 साल में काम किया है। और वो काम जो ऐसा काम किया है कि अभी तक 61 साल में कोई भी 5 साल ऐसे नहीं जो उसको टक्कर दे सके। विवेक सालिया साहब आऊंगा आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम है, बहुत तसल्ली के साथ बात की जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आपने क्या क्या काम किया है। और मैं आपको हिंट भी दे दूं, आप तैयार भी रहिएगा, आपसे पूछूंगा अभी कि बनारस क्वेटा बना है क्या नहीं बना है। क्योटा नहीं, क्योटा। खैर, विवेक सालिया साहब, आपका महागठबंधन है, आप कल वहां पर भी थे, सहारनपुर से आपने शुरुआत भी कर दी है, आज घोषणा पत्र आ गया है, आपको भी ऐतराज नजर आ रहा था, आपके यहां से भी कई बयान, हालांकि नहीं बड़ा तो नहीं आया, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ खास रीजन? देखिए, मूलतः अगर आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने सबसे पहले लिखा है वो ये लिखा है कि 370 और 35 पे सबसे पहले खुल के भारतीय जनता पार्टी ने बात की। तो मेरा यही सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, जब आपने 2014 में भी यही बात की, लेकिन जब आप कश्मीर में अपनी सरकार बनाने चले तो वहां आपके खुद के महासचिव राम माधव साहब ने लिखा था कि 370 और 35 पे कोई हस्तक्षेप नहीं हो। दूसरी बात पे आ जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट पे मामला आया, 4 बार केंद्र सरकार ने 370 और 35 पे आपसे जवाब मांगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने क्यों नहीं जवाब दिया? इस पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है कि 300 जो 35 है वो हटना चाहिए। जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो साफ है। अब कोर्ट को डिसीजन लेना है, अब कोर्ट को डिसीजन चाहिए, लेकिन 5 साल तक आपने हटाने के लिए क्या क्या उसमें बातें हैं कि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हटना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है, ये वहाँ की महिलाओं के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना आपको जोड़ना चाहता हूँ। जब आप दूसरा बोलता है तो आपके तो शालीनता बनाए रखें। और समाजवादी पार्टी का मैं आपके सारे मेहमान, सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा रुको, 1 सेकंड रुकूंगा। नहीं, मैं रोकना नहीं चाहूंगा, आप लोग डिफेंड करिए, अपनी बात का जवाब दिए, तर्क करिए, वितर्क करिए, कुतर्क मत कीजिए। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे मेहमान बाहर से जुड़े हुए, लखनऊ या बिहार से और जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, उनकी आवाज थोड़ी डिले, हमारी आवाज उन तक पहुंचती है, उनकी आवाज हम तक देर से आती है, तो थोड़ा सा आप उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज यहाँ देर में आती है और आप उन पे हावी हो जाते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। स्टूडियो के मेहमान हैं, उनसे विशेष एक तरह से मेरा आग्रह है। जी सालिया साहब। जी, दूसरी बात, कश्मीर पे ही हम रहते हैं, कश्मीरी पंडितों की आपने बात की कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 12,000 कश्मीरी पंडित परिवारों को दोबारा रीइंस्टेट करेंगे। 4 साल आपने वहां सरकार चलाई, 5 साल आप केंद्र सरकार में रहने के बाद में आपने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? क्या एक भी परिवार आपने रीइंस्टेट किया वहां पर? अरे क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों जुमला चलाते हैं? किसानों की बात आपने आय दुगना करने की बात कही है, आज किसान विकास दर 2.9% आ गई है। जिस हिसाब से आप चलना चाहते हैं उस हिसाब से मान्यवर आपको 25 साल लग जाएंगे किसान की आय दुगना करने में। ठीक है, हमारे साथ तो आप इस तरह के झूठ छल और प्रपंच करना बंद कर दीजिए, जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। अभिषेक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। अभिषेक जी, अगर आज की घोषणा पत्र की बात करें, मैं आपके वाले पे भी आऊंगा, लेकिन अगर फिलहाल बात करें बीजेपी की घोषणा पत्र की, तो 2047 तक पीएम मोदी ने कहा है कि हम इसे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने की तरफ काम करेंगे और बनाएंगे, और उसके अलावा 25 लाख करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र में इसमें बढ़ाया जाएगा, लगाया जाएगा, और उसके अलावा जितने भी वादे हैं वो सभी देश हित में, जनहित में। आपको क्या ऐतराज है, और आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? दोनों बातें। घोषणा पत्र है वो 75 घोषणा पत्र, फिर जुमलों का एक जुमला है, जुमलों का पिंडा बनने के लाए हैं। पहले इन्होंने कहा था हमें 7 महीना दीजिए, ठीक है, 5 साल दीजिए, अब फिर 5 साल मांग रहे हैं। पिछले 5 साल इनके वादों का क्या हुआ? क्या पहले के वादे इनके पूरे हुए? जो अभी 75 नए जुमले जो अभी 75 नए जुमले लेके आ गए हैं, इन्होंने किसानों को, गरीबों को, युवाओं को, सबको ठगने का काम किया है।
जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये जो नया प्रपंच लेकिन आपके मैनिफेस्टो के झांसे में आएंगे। आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है कि जनता को देने के लिए आप ला रहे हैं? आपने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सर, हमारा मैनिफेस्टो गरीब गुरबों का, गरीब जनता का मैनिफेस्टो है। आम आवाज, आम इंसान की, आम आदमी की, आम आवाम की आवाज है वो। जो हमारे कर्पूरी ठाकुर आदरणीय लालू यादव जी ने जो सपना देखा था, एक पिछले पायदान पर कौन बैठे से आम आदमी की बात कर रहे हैं? लालू यादव जी आए थे, आम आवाम के नाम पर उनका बेटा बेटी और 2 ये सब चीजें होती रही। तीसरा चौथा नाम बताइए बिहार के अंदर जिसका नाम चर्चा में हो। मीसा यादव के अलावा, तेजस्वी यादव के अलावा, तेज प्रताप के अलावा, चाहे आप वहाँ के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें या घोटालों की बात करें, आवाम कहाँ थी जब तक आपका शासन रहा है? जी, परिवारवाद की बात मत करिए सर। परिवारवाद बीजेपी में भी भरे पड़े हैं। अच्छा, इनमें है तो आपके अंदर भी जायज है। बात सुन ले, यहाँ मैनिफेस्टो पे बात हो रही है। अच्छा, चलिए अपनी चॉइस पे करिए आप। मैनिफेस्टो पे बात हो रही है, मैनिफेस्टो की बात सुना जाए हमसे। नहीं, आपने आवाम का जिक्र करा था इसलिए मेरे मन में सवाल आ गया। आप नाराज मत होइए, हमें मालूम है बिहार में आपके खिलाफ कोई बोलता आप नाराज हो जाते हैं, तो आप मेरे पर नाराज मत होइए प्लीज। जी, नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। हमारे मैनिफेस्टो में जो पिछले पायदान पे गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो सदियों से सताया जा रहा है, उनके हुकूक की बात की जा रही है, उनको हिस्सा दिलाने की बात की जा रही है। जो ये अभी हमारे आबादी के हिसाब से आरक्षण की एक बात, अभी तक तो गिनती नहीं हुई आरक्षण, जिसके आरक्षण के नाम पे आपकी सरकारें बनी थी मंडल आयोग के बाद, उसके बाद 1931 में आरक्षण 21 में आ जाएगा, 25 में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। खैर आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ गणेश द्विवेदी जी, में आरक्षण आता हूँ। अभिषेक जी आऊंगा मैं आपके पास अभी दूसरे राउंड में। सर, आऊंगा 1931 के आरक्षण के हिसाब से आरक्षण लागू किया गया है। सुनिए पहले। सर सुनूंगा, आपकी बात ही सुनूंगा, आपको बुलाया सुनाने के लिए। गणेश जी, गणेश द्विवेदी जी, एज ए जर्नलिस्ट, अगर आप जर्नलिस्ट देखते हैं तो सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन दूसरे के वादों को वो झूठा बता रही हैं। ढकोसला, झांसा और झूठ पत्र, ये तमाम चीजें एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं, लेकिन अपनी बात कोई नहीं कर रहा। कोई बात ये नहीं कह रहा कि इंदिरा जी की तरफ से आया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। बात कर रहे थे अगर आएंगे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी कितने आए आपके सामने है। अगर बात हो रही है लालू जी के यहां से, तो वहां भी आवाम की गुरबाओं की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं। क्या लगता है, घोषणा पत्र सिर्फ एक दिन के लिए होता है या उसे इंप्लीमेंट करना भी होता है? नहीं, देखिए, घोषणा पत्र तो निश्चित तौर पर 5 साल के लिए तैयार किया जाता है, और 5 साल तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। उन्होंने जो घोषणाएं की थी, अभी ये वक्त उनसे हिसाब मांगने का तो है। तो यही वजह है कि अब जो नया घोषणा पत्र वो लेके आए हैं, पुराने घोषणा पत्र की बात हो रही है, और इसके साथ ही भाजपा भी काउंटर कर रही, क्योंकि समय मामला राजनीति का है, लोकसभा चुनाव सर पर है, 11 अप्रैल से चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो सब अपना पक्ष मजबूत तरीके से जनता के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए ये लोग अपनी अपनी तरह से एक दूसरे की घोषणा पत्र पर एक दूसरे की चीजों को काउंटर कर रहे हैं। और कुल मिला के मामला राजनीति का है, क्योंकि सरकार जो सत्ता में थी उससे हिसाब मांगने का भी समय है, जनता भी हिसाब मांग रही है। जो नेता जा रहे हैं आज वोट मांगने, उनसे भी लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 5 साल में जो वादे किए थे पूरे किए या नहीं किए। और इसी तरह अभी जैसे भाजपा घोषणा पत्र देखें तो जैसे तो कई सारे मुद्दे, दावे जो है, जो नए मुद्दे हैं वो रिपीट है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठेगा ही कि आप 5 साल में पूरे नहीं कर पाए, अब ये 5 साल और किस लिए। खैर, खेमचंद शर्मा जी, इस बार आपका मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर कंपैरेटिवली देखें तो 72,000 बनाम 75 हो गया है। यानी आपके यहां से 75 नए वादे किए गए, हालांकि उसमें से कुछ वादे पुराने हैं, रिपीट हो रहे हैं, और इनकी तरफ से एक वादा किया गया 72,000। हालांकि ये कहते हैं कि आपने 72,000, आप ये कहते हैं कि आपने 15 लाख नहीं दिया, लेकिन हम 72,000 देंगे। कैसे समन्वय बनेगा और क्या लगता है आपको, क्या ये मुकाबला होगा? सर, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स वर्सेस पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार वर्सेस गुड गवर्नेंस का बात है। हमारा गुड गवर्नेंस पे फोकस है, गुड गवर्नेंस हमारा संकल्प है। मैं आपको कुछ काम गिना दूं जो हमारे मैं चैलेंज देता हूं हमारे अपोजिशन के जो मित्र आप बैठे हैं वो मेरे से काउंटर करें और फैक्ट के साथ काउंटर करें। उनका नंबर है वो भी बता देना। वो सर आप बैठे, आप बैठे, मुझसे क्यों सारा काम मेरे को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, मेरे को सर मेरी बात रखने दीजिए।
आज से पहले कभी भी किसी ने सोचा कि 35 करोड़ के आसपास हमारे देशवासी जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं उनको जोड़ा जाए? आज से पहले कभी किसी ने सोचा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सरकारें हैं जो गरीबों को मदद पहुंचाती हैं उनके सीधे अकाउंट में जाए, ताकि जो बिचौलिए हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे मोदी जी ने वो बचाया है, वो जो बिचौलियों के खाते में जाता था उसको बचाया जाए। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा है सर, प्लस ये ऑन द रिकॉर्ड है। क्या आज से पहले किसी ने सोचा? 1 लाख करोड़ में सर बताता हूँ सर, मैं जनता को और बताना चाहता हूँ। क्या आज से पहले किसी ने सोचा कि घरों घरों में हमारी माता बहनें घर से बाहर जाके उनको खुले में शौच करना पड़ता था? 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए ताकि माता बहनों को सम्मान मिल सके। आज से पहले किसी ने सोचा ये स्वच्छ ईंधन दे के हमारी जो माता बहनें धुएं में रोटी बनाती हैं 7.25 करोड़ सिलेंडर हमने देने का हमने काम किया है। वहां सिलेंडर था सर, कम से कम, लेकिन हमारी आपके मेन प्रवक्ता गए वहां पे सिलेंडर नहीं था। बना रही, इसका मतलब ये नहीं चूल्हा भी चलेगा लेकिन सिलेंडर भी था। अच्छा। सर दूसरा मैं आपको बता दूं, हमने रोजगार के सेक्टर में 13 करोड़ मुद्रा लोन दिए और लोगों को एंटरप्रेन्योर हमने बनाया। सर रही बात किसानों की आय दुगनी करने के लिए हमने जो एमएसपी प्राइस है, जो एमएसपी का क्राइटेरिया 150% से हमने 250%। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, सिर्फ 1 सेकंड, 6,000 रुपए का आपका नंबर है, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। जी बताइए। अभी जो आपने सरसों का जो समर्थन मूल्य है वो लगभग 4200 रुपए बता रहे हैं, मार्केट में 3600 और 3800 बिक रहा है, तो क्या इसको भी रोकने का कोई आपने प्रोविजन किया था? सर इसका या ये भी एक दावा है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गवर्नमेंट की मंडीज हैं और ई मंडी, गवर्नमेंट की मंडी की बात कर रहा हूं मैं गवर्नमेंट की मंडी की बात कर रहा हूं। की मंडी में ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की मैं खुद गया हूं, वो एमएसपी मैं खुद गया हूं पिछले हफ्ते इसी संडे में। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, गवर्नमेंट की मंडी में ऐसा कोई कर रहा है आप उसको रिपोर्ट करिए, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हमारी सरकार को ब्लेम करिए, वहां कोई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किसान अगर किसी बिचौलिए को बेचता है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार ने एक्सपेंशन किया। मैं आपको एक छोटा सा अमाउंट बताता हूं, जो ई मंडियों में हमने जो सामान बेचा है बहुत बड़ा अमाउंट है। वो अमाउंट तो अभी आपने 1 लाख करोड़ बता दिया, मैं तो उसी से परेशान हूं, मुझे तो गिनती भी नहीं आती इतनी। खैर नहीं, मैं आपको वो चीज गिना रहा था कि वो कम से हमने लाखों करोड़ से ज्यादा का सामान हमने सीधा अभी 25 लाख करोड़ आप और भी दे रहे हैं। सर वो मैं आपको कुछ मेन चीज बता रहा हूं जो हमने की है। हमने किसानों को छोटी छोटी चीजों के लिए उनको लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे और 5-5, 6% पर उनको ब्याज देना पड़ता था। हमने उनके जो बेसिक इतने चंद्रमोहन जी को ले लेते हैं। सर मैं आप इनको नंबर भी चैलेंज देता हूँ, आप हमें पॉइंट गिनवाइए कि हमने जहाँ डिलीवरी नहीं करी, जो हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में कोई चीज गलत है, आपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ हमारे संकल्प पत्र को आने से पहले ही ये तय कर लिया कि हमें रटी रटाई लाइन बोलनी है। हम लोग चले जाएं, हम लोग चले जाएं। आपका चैलेंज शुरू हो गया। जनमोहन जी आपको चैलेंज है, एक बात। दूसरी बात, हमारा सवाल अभी भी वही है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये अपने आप में बहुत जरूरी है। राष्ट्रवाद हमेशा रहेगा, रहना चाहिए। कोई पार्टी अगर लाती है आपको विरोध करना है तो जैसे ये कह रहे हैं कि आप माइंडसेट बना के बैठे हुए कि विरोध करना ही है, ये है या वाकई में आप चैलेंज ले रहे हैं? खालिद भाई, अब जैसे मेरे खेमका भाई, अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपकी बात को बहुत शालीनता से सुना है, तो आप सुन लीजिएगा, मैं आपकी सारी बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स। शब्द बहुत आसान है, बोलते बहुत अच्छे हो, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क अगर आपने 5 साल में करा होता तो आपके सीनियर लालकृष्ण आडवाणी को एक ब्लॉक ना लिखना पड़ता 2014 के बाद कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी और फिर मैं। और कोई भी इस देश के अंदर पार्टी कभी कोई राष्ट्र की विरोधी नहीं हो सकती, ये विचारधारा नहीं होती। ये आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव बात होगी। दूसरी बात, आपने बड़ी सारी योजनाएं गिनाई, उस योजना को गिनाते समय, लिखते समय आपकी पूरी पार्टी और आपका पूरा शीर्षक नेतृत्व देश की जनसंख्या का भी टोटल कर लेता। अगर आप उन जितनी योजनाएं आपने दिखाई हैं उन योजनाओं का टोटल करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से देश की जनसंख्या जो ऊपर चली जाएगी। सबसे बड़ा फ्लप और सबसे बड़ा जुमला, आपने 147 परियोजनाएं जो धरातल में दिखाई, उसका धरातल में अगर सच्चाई होती तो आपके ओजस्वी और तेजस्वी भाषण देने वाले समित पात्रा ऐसी गलती ना करते और आपके मुंह पे तमाचा ना मारते, खाना खाते समय वो गैस का सिलेंडर वाली बात ना करते। और जनसत्ता की रिपोर्ट के अंदर जो आई उसके अंदर 85% आपकी उज्ज्वला योजना बिल्कुल धरातल के ऊपर टायर से गिरी हुई है। और जिन चीजों को आप लेके आए, जिन बातों को लेके आए,
वो 2014 के अंदर आपने कही 2019 तक की ख्वाब दिखाए, लोगों को वोट लिए, वो 2019 के अंदर आने के बाद वो भी भूल गए और जो 2014 में लाए उसको भी भूल गए। आपने अपने मैनिफेस्टो को पढ़ा, देखा, उसके अंदर आपने बहुत बहुत मोटी मोटी बातें करी थी। एक बात करी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद जीएसटी की बात करी थी। जब नोटबंदी आपने करी, उस नोटबंदी से देश के अंदर कितनी बेरोजगारी और कितना व्यापार का इन्फ्लेट खराब हुआ, उसका जवाब आपने नहीं दिया। जबकि आप माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि मेरे को 60 दिन दे दीजिए, 60 दिन बाद मैं आपको जवाब दूंगा इसका, आप मुझे कहीं भी खड़ा कर देना। तो 5 साल गुजरने के बाद भी मेरे देश के प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक 60 दिन का जवाब नहीं दिया कि उस काले धन से और उस नोटबंदी का कितना ग्राफ था। जबकि रिजर्व बैंक ने जवाब दिया जितना पैसा काला धन का था उससे भी कहीं ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक के अंदर आ गया, वो आज तक गिन रहा है। वो पैसा किसका था, आपका या किसी और का था? जिस छाती को आप दिखाते थे वो इतना लंबा कैसा हो गया? ऐसे ही आपके जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं एफडीआई का विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध करते थे। जीएसटी इस देश के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, जीएसटी बिजनेस खराब कर देगी। अब जब सरकार में आ गए, जीएसटी बहुत अच्छी है, एफडीआई बहुत अच्छी है। ये आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का ग्राफ है। और आज आपका जो मैनिफेस्टो है वो गरीबी पे वार 72,000 का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि आपकी पूरी बीजेपी और पूरा नेतृत्व हिल गया। इसीलिए आपने जो 2014 इसीलिए 2014 के पॉइंट ही आपको याद रह गए, क्योंकि 2019 में अगर आप जुमले बोलते तो देश की जनता, गडकरी जी ने कहा था अब जुमले बोलोगे तो बहुत मारेगी। और आपके मुरली मनोहर जोशी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि क्या कितने नंबर दो, उन्होंने बोला जब कुछ लिखा हो तो मैं नंबर दूं। तो जब आपके घर के लोग ही आप पे क्वेश्चन उठाने लग जाएं तो आवाज भी धीमी होनी चाहिए, शीश नीचे होना चाहिए और झंडे को सलाम होना चाहिए कि जितना देश ने मुझे सत्ता का समान सलाम दे दिया मुझे कबूल है, अब मैं सन्यासी बन के जाता हूं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। हमारे कांग्रेस के मित्र ने मेरे को बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं कई बार के साथ बैठा हूं, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं गिनाया, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं दिया जिसको ये कह सके कि हमने डिलीवरी नहीं की। इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की। अरे माननीय अडवाणी जी ने क्या लिखा, मैंने आपको बोला आपने नोटबंदी करी, जिस नोटबंदी को माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं ग्राफ बताऊंगा कितना पैसा, उन्होंने आज तक नहीं बताया, पूरी बीजेपी ने बताया। इससे बड़ा घपला क्या बताएंगे, इतना स्कैंडल क्या बताएंगे? ऐसी आपने राइफल की फाइलें चोरी कर दी, उसका जवाब नहीं बताया। कहीं तो बताइए आप, किसानों की फसल कहीं तो बताइए, जाएगी कहीं तो आप दिखाइए। ऐसी बातें ना करें भैया। नंबर जो होते हैं मल्टीपल योजनाओं के, वो ऐसा नहीं होता आप उनको प्लस करोगे। मल्टीपल योजनाएं सेम पर्सन पे भी लागू होती हैं, आप उनको प्लस नहीं कर सकते। ऐसी कोई मैथ नहीं है। अफसोस लग रहा है आप जैसे इंटेलेक्चुअल। दूसरे नंबर आता हूं मैं, दूसरे जीएसटी की बात करी, आज जीएसटी को सब देख रहा है किस तरीके से देश देश के ऊपर कर्जा कैसे हो गया। जब 5 साल में आपकी सरकार थी तो उसके ऊपर इतना सारा कर्जा क्यों हो गया? देश के अंदर बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? ठीक है चंद्रमोहन जी, इनकम डबल कर हमारे साथ विवेक राम मंदिर के मुद्दे को आप सद्भावना के साथ बनाना चाहते थे, आज कह रहे हो वो 2014 ये भाषणबाजी छोड़िए चंद्रमोहन जी और खेमचंद जी। मैं चलूंगा विवेक सालिया साहब के पास। विवेक जी, अगर 2014 को थोड़ा सा आपको याद होगा, आप भी राजनीति कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका विपक्ष जो कमजोर था, आप लोग जो कमजोर थे उसकी वजह से कुछ मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं। 2014 में कहा गया था कि जमाखोरी कालाबाजारी के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी, कितनी बनी आपने नहीं पूछा। दूसरी बात, आपने कई ऐसे सवाल थे जो पूछने थे लेकिन आपने नहीं पूछा। खास तौर से अगर आप बात करें एनपीए की बात करें तो एनपीए 2014 में कितना था यह हम आपको बता दें, 2016 में कितना हुआ आप देखिए। 2014 में जो एनपीए था 2.92 लाख एक तरह से था करोड़, कितना बताते हैं 2016-17 में 7.07 हो गया, फिर 2018 में बढ़कर 10 लाख हो गया। ये बढ़ता रहा, आप लोग खामोश रहे। लेकिन जब मैनिफेस्टो आता है तो आप 1-2 दिन जो है गल भैया वो बजाते हो, जिसे कहते हैं बगले बजाते हो, शोर मचाते हो, बाकी आप फिर जमीन पे काम करना आप भी बंद कर देते हो। सब लोगों के ऊपर, सब विपक्ष के ऊपर भी यही आरोप है। जब आपको विरोध करना होता है तो राष्ट्रवाद की बात करने लगते हो कि राष्ट्रवाद गलत है। क्यों आपका जो होमवर्क है वो पूरा नहीं है विवेक सालिया साहब? नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, मेरी आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग हमेशा संसद से लेके और सड़क तक विरोध करते हुए हैं, ऐसी बात नहीं। संसद में तो आपने की बात हो रही है, संसद में तो आपके बड़े नेता जो सबसे बड़े नेता हैं थे उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, तो संसद में विरोध कहां रह गया? अगर किसी को बधाई देना
अगर शिष्टाचार नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आपने कहा संसद से सड़क तक, सड़क का भी मैं हिसाब लूंगा, लेकिन संसद में तो आपने क्लीन चिट दे दी, तो विरोध कहां हो गया? नहीं, वो देखिए जी, फिर वही बात आपने कई बार इस बात पे मैं बात 100 बार पूछूंगा, जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं 2000 बार पूछूंगा। जनता का सवाल है, आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि सड़क पे आप कहते हैं कि बीजेपी खराब है, संसद में कहते हैं अच्छी है। ये आपके अपने अल्फाज होंगे, जनता नहीं समझ पा रही है। आजाद जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा क्या? जी बताइए। देखिए 2019 के सब आखिरी भाषण, अगर 2014 को भी आप देखें जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री तो आदरणीय नेताजी ने उस समय भी सबको बधाई देते हुए कहा था, मनमोहन सिंह में बीजेपी में फर्क था, इतना आप भी जानते हैं। कांग्रेस से इतनी आपकी दूरी नहीं थी, लेकिन बीजेपी के नाम पे, के विरोध के नाम पे तो आपकी पार्टी खड़ी है हुजूर। देखिए हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हमारे विरोधी क्यों ना हो, वो एक मिसाल भी थी कि आदमी अपने विरोधियों से भी आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया, आधा अधूरा ही सही। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गाली गलौज नहीं करते। हाँ ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गाली गलौज नहीं करते। आजाद, अगर बधाई देना, लोगों को शुभकामना देना, आप इस तरह से बात करेंगे तो ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है। चलिए तो अभी नोटबंदी की बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ नोटबंदी की बात कर रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी से 4 फायदे देश को होंगे। एक उन्होंने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, दूसरी बात उन्होंने कही थी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, तीसरी बात कही थी आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, चौथी बात कही थी नक्सलवाद का तो पता ही नहीं रहेगा। आप मुझे बता दें, भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी बैठे हैं, जो 4 चीजें मैंने कही, क्या उसमें से एक चीज खत्म हुई है? और आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की तो बात यह है कि राजनाथ सिंह जाके कश्मीर में खुद 10,000 पत्थरबाजों का केस वापस ले लेते हैं, ये कैसा राष्ट्रवाद है? और करके नहीं आए, आप जवानों को तिहाड़ जेल में खत्म हो जाए, मेरे को बताना, मैं आपको 30 सेकंड में आंसर देता हूं। और तीसरी बात ये कि जो सरकार, जो पार्टी कहती है कि आतंकवादी धरती पुत्र है, उनके साथ मिलकर आप सरकार बना के मलाई खाने लगते हैं, ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई? आप सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आप तो एक साल की जगह 10 साल ला रहे थे, क्या हुआ? आज हमारे 500 जवान शहीद हो चुके हैं आपकी सरकार में। उनका जवाबदेही किसकी है? उनकी जवाबदेही आपकी है। सरकार में आप है, जवाब आपको देना होगा, क्योंकि सरकार में आप है। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। मैं अपने आप नमामि गंगे पे आ जाइए। एसपी के मित्र को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सुरक्षा का सवाल उठाया, उस पर उनको मैं जोरदार आंसर देता हूं। और उन्होंने नोटबंदी की बात की। नोटबंदी पे जो हुआ, आपको ध्यान में होना चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने बोला था कि मनी सर्कुलेशन में हमारे देश में है उससे लगभग 3 गुनी मनी करेंसी में हमारी इकोनॉमी में है, 3 गुना। भाई यानी कांग्रेस की रिपोर्ट से आप काम कर रहे थे? बहुत मल्टीपल एजेंसी का, लेकिन रिजर्व बैंक कह रहा है जितना हुआ था उतना वापस आ गया। रिजर्व बैंक ने क्या बोला? जितनी ओरिजिनल करेंसी थी, जितनी इंडियन करेंसी थी, उसका वापस आया। लेकिन जब फेक करेंसी थी, रिजर्व बैंक क्या फेक करेंसी लेता है? क्या फेक करेंसी? कालाबाजारी भी रुकी सर, आतंकवाद भी कम हुआ। उस समय देखो 6 महीने कश्मीर में क्या हुआ, पत्थरबाजों की हालत क्या थी, जो 1,000 500 रुपए उनको देते थे। रही बात नक्सलिज्म की, अब आप छत्तीसगढ़ में देखो, आप मध्य प्रदेश में देखो, नक्सल का एरिया 50% से भी कम हुआ है। सिर्फ कुछ जिलों में नक्सल अपनी जो लास्ट सांसें ले रहे हुए, मैं मानता हूं, लेकिन कितना एरिया है? पहले यूपी तक नक्सलवाद था, दिल्ली तक नक्सलों के नेटवर्क थे, उत्तराखंड में भी थे। अब यूपी पूरी तरीके से साफ है, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से। अभिषेक यादव जी, बिहार में एक दूसरे भी लोग हैं, खेमचंद जी दूसरे भी लोग हैं। सुरक्षा पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आऊंगा आपके पास, खालिद जी उतना बोल दे, आपसे बाद में खेमचंद जी से मैं नहीं खेमचंद जी से जब मैं पूछूंगा कि स्मार्ट सिटी का नाम बताए, तब इतना नहीं बोलेंगे ये। जब इनसे मैं ये पूछूंगा क्योटा बना के नहीं बना, तब नहीं बोलेंगे। जब इनके मतलब का होगा तो शोर मचाएंगे। अभिषेक जी, अभिषेक यादव जी, बिहार में आप गठबंधन करके लड़ रहे हो, लेकिन बिहार की बात अगर करें, आपका भी मैनिफेस्टो आ गया। आपकी लड़ाई किससे है? वहां पर आप भी बिखरे हुए भी हो और एकजुट भी नजर आ रहे हो, लेकिन लड़ाई किससे है? और अगर ये सवाल है, सवाल आप उठा नहीं रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सवाल हर जगह, हर रैली में हमारे नेता उठा रहे हैं। ये देखिए, लड़ाई है विचारधारा, उनसे हमारी लड़ाई है। ये अकलियतों की लड़ाई है, गरीब गुरबों की लड़ाई है। हमारे जो भूखे मरने पे
मजबूर हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटे व्यापारी पलायन, बिहार से पलायन रुक नहीं रहा है। परसों भी मैंने एक टीवी चैनल में देखा था, इस तरह से कटिहार के रेलवे स्टेशन पे लोग मारामारी कर रहे हैं पलायन करने को। ये वहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनाई है, मारामारी कर रहे हैं पलायन करने को। पलायन तो जारी है लगातार, आपकी सरकार बनाई है, बिहार से दरवाजे से पीछे आया देश में जाता है, पलायन ही दिखाया है जनता को। हाँ सर पहले की बात, जब ये डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे, हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आरा में जाके इनके प्रधानमंत्री ने बोली लगाई थी बिहार की, 80 लाख दूं, 1 लाख करोड़ दूं कि 80 लाख करोड़ दूं। बताइए आज जनता इनको क्यों वोट देगी? किस मुंह से ये वोट मांगने की बात कर रहे हैं? ये जो संकल्प का ये जो पुलिंदा लेके आए हैं, पहले पिछले जो जितने संकल्प किए वो तो पूरा करके दिखाएं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जनता अब इनको भेज चुकी है, सारा भेद इनका जान चुकी है। अब ये एक दिन भी गद्दी पे रहने लायक नहीं बचे हैं। नई सरकार आएगी, नया सवेरा आएगा, जनता फिर अपना नया सवेरा नया देखने के लिए 23 मई को इनका इंतजार कर रहा है। लेकिन अभिषेक जी, एक जमाने में तो आपकी भी डबल इंजन की सरकार थी, एक जमाने में तो आपकी भी डबल इंजन की करना है देश के साथ करे। अभिषेक जी, उस जमाने में आपकी भी डबल इंजन की सरकार थी, तब तो विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं दिया। सर जो डबल इंजन, सर नहीं डबल इंजन जब भी सरकार, देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है, जब जब केंद्र में विरोधी की सरकार रही है तो बिहार में विरोधी सरकार रही है। समझ गए ना? सिर्फ 1 साल 1.5 साल के लिए सरकार थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, फिर वाजपेयी जी यहाँ सरकार थे। उन्होंने आंचल फैला के विशेष राज्य का दर्जा मांगा था वाजपेयी जी से। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली जाके इसको पूरा करूंगा, लेकिन वो विशेष राज्य का दर्जा पूरा नहीं हुआ। अब उसी की मांग को लेकर के नीतीश कुमार जी 2013 में यहाँ बहुत बार रैली भी किए। अपने दर्शकों को हम बता दें, विवेक जी समय की कमी की वजह से हमारे साथ कहीं जाना है उनको, वो शायद अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, डिबेट से वो जा रहे हैं। और हम अब चलेंगे गंगेश द्विवेदी जी। बीजेपी, कांग्रेस, सभी लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी से जब पूछते हैं कि एनपीए क्यों बढ़ गया, तो ये और बातें बताने लगते हैं, टॉयलेट गिनवाने लगते हैं। अब टॉयलेट की हालत भी मेरे ख्याल में 10 बार जो रिपोर्ट आ चुकी है। आऊंगा, परमिशन मिलेगी, लेकिन हाँ और भी लोग हैं। और हाँ, आपको जो अच्छी लगेगी उस पर आप बात करेंगे। क्योटा बना कि नहीं बना, उस पर कैसे बताते हैं वो आप भी देख रहे हो। स्मार्ट सिटी की या जो बुलेट ट्रेन है उसकी बात अगर करेंगे तो ये कन्नी काटेंगे। कांग्रेस से अगर पूछेंगे कि आपने गरीबी हटाने की बात कही थी, गरीबी हटी कि नहीं हटी, और अगर 370 पे इसका स्टैंड क्या है, 35A पर इनका क्या स्टैंड है, उस पर भी ये कन्नी काट जाएंगे। हर दल का यही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अगर कहते हैं कि उनके नेता ने तो क्लीन चिट दिए, तो कहते हैं वो तो शिष्टाचार था। आरजेडी के अपने तर्क है। क्या लगता है जनता के तर्क कौन देगा? देखिए, जनता के पास इन्हीं में से किसी एक को विकल्प चुनना होता है। जैसा आपने बताया कि खासतौर पर ओडीएफ वाला, छत्तीसगढ़ में पिछले समय ये हुआ है कि कई सारे गांव ओडीएफ घोषित किए गए और वो गांव में उनका टैलेंट बना ही नहीं। इसका परिणाम, रिजल्ट यहाँ के चुनाव के परिणाम में दिखा कि भाजपा यहाँ 15 सीटों में सिमट गई। तो इस तरह से बहुत सारे वादे अधूरे रह गए। तो इसी तरह अभी केंद्र की सरकार, इसने भी कई सारे वादे अभी अपने पूरे नहीं किए हैं और फिर नए मैनिफेस्टो लेकर आ गई है। इसको देखते हुए अगर देखा जाए, अगर इस तरह से तुलना की जाए, तो कहीं ना कहीं इस बार सीटें घटेंगी भाजपा की और जनता अपना जवाब नहीं। सीटें घटने बढ़ने का सवाल नहीं है। ये 47 से लेकर अब तक सीटें घटती बढ़ती रहती है, सरकारें चेहरे बदल के आते रहते हैं। सवाल ये जनता के जो असल मुद्दे हैं वो कब हल होंगे। घोटाले की बात की जाती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है, लेकिन रिकवरी आज तक 1 रुपए की नहीं है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है, रिकवरी 1 रुपए की भी नहीं है। तो कब ये जवाबदेही तय होगी? देखिए, जनता की जवाबदेही ये लोग कभी तय नहीं कर सकते। मुझे तो लगता नहीं कभी ये जवाबदेही तय कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह हर बार इनकी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। हर बार ये अपने नए मुद्दे, कहीं जाति के समीकरण बन जाते हैं, कहीं जो है सांप्रदायिकता की बात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। खास तौर से आज मैनिफेस्टो की बात हमने की और जानने की कोशिश की। हालांकि आज के भाषण में मैनिफेस्टो जारी करने के टाइम पे अगर बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बल्कि अगर कहा जाए देश के लोकतंत्र से जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा
कि जो लोग मल्टी पार्टी सिस्टम यानी मल्टी पार्टी लोकतंत्र को जानते हैं, खासतौर से विपक्ष को भी कहा कि उसमें सारे वादों को पूरा करना बहुत आसान नहीं है और कोई भी दल 5 से ज्यादा वादों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी ने फिर भी इतने सब घटक दलों के साथ होते हुए भी लगभग 50 वादों को पूरा किया है। ये उनका एक स्टैंड है और इसको जनता कितना मानेगी ये बात की बात है। लेकिन जो मैनिफेस्टो है, लगातार कहा जा रहा है सभी पार्टियों का कि पुराना माल है, नई पैकिंग में आ गया है। और आज फिलहाल इतना ही। देश के मूड में अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।